कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हमने पढ़ा तो उसके समय काल के बारे में हमने बात की। हड़प्पा सभ्यता के समय काल के बारे में हमने बात की थी, और जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के समय काल में जाना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल था वो 2600 से लेकर, हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल था वो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के आसपास का समय काल था हड़प्पा सभ्यता का। ये हमने उसके समय काल में देखा था। उसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, उसके कई सारे कारण थे, उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वहाँ पर एक प्रकार के नए लोगों का आगमन हुआ और उन लोगों को आर्य कहा गया। तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो रहा था तो उसमें पतन में भी एक कारण हमने आर्यों का आक्रमण पड़ा था। और ये जो लोग थे ये आक्रमणकारी हुआ करते थे, लड़ाकू टाइप के हुआ करते थे, जिसके चलते इनका हड़प्पा वासियों के साथ युद्ध वगैरह हुआ होगा और जिसमें उन्होंने उनको परास्त कर दिया और उन सभ्यता को नष्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को जोड़कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम हड़प्पा सभ्यता के समय काल के बाद देखते हैं तो वहाँ पर कुछ लोगों का आगमन हुआ था और उन लोगों को आर्य बोला गया था। यानी कि आर्य लोगों का क्या हो गया था, आर्यों का वहाँ पर आगमन हो गया था हड़प्पा सभ्यता के बाद। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इनका पूरी तरीके से जो आगमन हुआ वो लगभग 1500 से आसपास, 1500 बीसी के आसपास जो आर्य थे वो पूरी तरीके से भारत के अंदर आ जाते हैं। अब ऐसा माना जाता है कई इतिहासकारों का कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। मतलब जो आर्य थे इनका जो आगमन हुआ था भारत के अंदर वो कहाँ से हुआ था, तो आर्यों को ऐसा माना जाता है कि ये लोग मध्य एशिया की तरफ से आए थे। ठीक है, और जो आर्य थे इनके बारे में अगर और बात करें तो ये लोग संस्कृत भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। यानी कि भारत के अंदर ये संस्कृत भाषा को लेकर आए थे। ठीक है, और ये लोग, घोड़ों का ज्ञान था इन लोगों को घोड़ों का ज्ञान हुआ करता था, जिसके माध्यम से ये लोग, यानी कि घोड़ों को एक तरह से ये युद्ध के रूप में भी प्रयोग किया करते थे। और भारत में आकर इन्होंने वेदों की रचना की थी। ठीक है, 1500 के आसपास आर्य पूरी तरीके से भारत में शरण ले चुके होते हैं और उसके बाद जो आर्य लोग होते हैं वो संस्कृत भाषा के अच्छे खासे ज्ञाता थे। इनको संस्कृत भाषा बोलना आती थी, इनको घोड़ों का ज्ञान था, ये मध्य एशिया के आसपास से आए थे। इन लोगों ने भारत के अंदर आके सबसे पहले वेदों की रचना की। अब जब इन्होंने वेदों की रचना की तो वेदों की रचना के साथ साथ ही इन्होंने एक नई सभ्यता का निर्माण कर दिया भारत के अंदर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को पतन हो गया उसका पूरी तरीके से। जैसे इन्होंने नई सभ्यता का जो जन्म दिया उस सभ्यता को, अब इन्होंने वेद लिखना शुरू किए थे उस समय काल में, तो इस सभ्यता का नाम भी क्या पड़ गया, वैदिक सभ्यता। क्या नाम पड़ा इस सभ्यता का, वैदिक सभ्यता। अब जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता का जो समय काल 1500 के आसपास से माना जाता है, इसका प्रारंभ वहां से हुआ। लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी इसके समय काल को भी हम मुख्यतः दो चरणों में बांटकर पढ़ते हैं। एक समय काल वो समय काल था जिसमें हम इंक्लूड करते हैं इसके समय काल को कि इसके अंदर जो आर्य लोग थे उन्होंने 1500 से लेकर 1000 के आसपास का समय व्यतीत किया, बीसी के आसपास। ठीक है, और एक समय काल इनका माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता को मुख्यतः दो चरणों में बांटा जाता है। पहला वो समय काल था जिसमें 1500 से लेकर 1000 के बीच के समय काल को बांट के पढ़ते हैं। इस समय काल को हम बोलते हैं वैदिक काल। इस समय काल के अंदर जो सभ्यता थी वो वैदिक काल के नाम से जानी गई। और इसके बाद 1000 ईसा पूर्व के बाद जो 600 के बीच की जो सभ्यता चली उसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो इस तरीके से वैदिक सभ्यता की काल को भी हम मुख्यतः दो चरणों में बांटकर पढ़ते हैं। एक वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 बीसी के आसपास चला, और एक उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास का समय काल था। अब यहाँ तक हमारी वैदिक सभ्यता के बारे में हमको पढ़ना होता है, लेकिन हमारी जो कनेक्टिविटी बनेगी हमारे सेकंड चैप्टर के हिसाब से वो हमको समय काल जो पढ़ना है, हमको जो समय काल पढ़ना है वो पढ़ना है हमको 600 से लेकर 600 एडी के बीच का समय काल पढ़ना है। अब जब हम देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व वाला जो समय आता है, इस समय काल के अंदर एक नई प्रकार की चीज़ों का जन्म होता है, जिसके अंदर जन्म होता है 16 महाजनपदों का। तो 600 जो ईसा पूर्व का जो समय काल था, इस समय काल में उदय होता है 16 महाजनपदों का। ठीक है, 16 महाजनपदों का उदय होता है। और ये जो 16 महाजनपदों का उदय हुआ, ये 16 महाजनपदों का उदय जिस नदी के किनारे हुआ उस नदी का नाम था गंगा नदी। उस नदी का क्या नाम था,
गंगा नदी। अब गंगा नदी के किनारे ये सारे के सारे जो महाजनपद थे बड़े पैमाने पर डेवलप हुए, इसीलिए अब यहाँ से एक नए प्रकार की सभ्यता ने जन्म लिया। और कनिंघम ने ये वही काल था जिसको गंगा घाटी सभ्यता बोला था। उनका यही मानना था कि भारत के जो सभ्यता का उदय है वो यहाँ से हुआ है। इसके पीछे जितनी भी चीज़ें जो हुई थी वो कनिंघम के उस भ्रम के चलते वो उनको समझ नहीं पाया था, इसीलिए वो सारी चीज़ों को इस 600 ईसा पूर्व से 600 एडी के बीच के समय काल से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। लेकिन वो सभ्यता यहाँ से शुरू होती थी। ठीक है, तो ये सभ्यता 16 महाजनपदों का उदय 600 ईसा पूर्व में हुआ और ये गंगा घाटी के किनारे डेवलप हुए थे। अब इन 16 महाजनपदों का वर्णन जो हमको मिलता है वो मिला उस समय जो धार्मिक परंपराओं को जन्म हुआ और उन्होंने उस समय जो अपने ग्रंथ वगैरह लिखे। तो उनमें मुख्यतः 2 प्रकार के धार्मिक ग्रंथों के बारे में हमको पता चलता है। सबसे पहले हम बौद्ध ग्रंथों के बारे में बात करते हैं, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, और दूसरे थे हमारे जैन धार्मिक ग्रंथ। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ के अंदर एक ग्रंथ है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो इस अंगुत्तर निकाय में उन 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है जो गंगा घाटी के किनारे 600 ईसा पूर्व के आसपास यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जन्मे थे। और जैन धार्मिक ग्रंथ के अंदर एक ग्रंथ है, उसका नाम है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र के अंदर भी इन्हीं की चर्चा हमको देखने को मिलती है। अगर मैं उन 16 महाजनपदों के बारे में कुछ बात करूं तो उनमें देखो, आपने सुना होगा एक वज्जी नाम का महाजनपद हुआ करता था और मगध, उनमें एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य शामिल था। मगध के अलावा अंग एक साम्राज्य हुआ करता था, यानी कि 16 महाजनपदों में इसका नाम गिना जाता था। वज्जी हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, कौशल हो गया, इसके अलावा कुरु हो गया, ठीक है, और पांचाल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे थे, ऐसे जम्मू कश्मीर के आसपास वाले इलाके में गांधार हो गया, है ना। ये अलग अलग क्षेत्रों में इन नदियों के किनारे डेवलप हुए कुछ बड़े बड़े महाजनपद थे और ये टोटल संख्या में 16 थे, इसीलिए इनका नाम भी क्या रख दिया गया, 16 महाजनपद। ये गंगा नदी के किनारे डेवलप हुए थे, इसीलिए इस सभ्यता का नामकरण भी गंगा घाटी सभ्यता के नाम पर कर दिया गया था। समय काल के अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर को 2 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 600 से लेकर 600 एडी के बीच भारत में राजनीतिक परिवर्तन किस तरीके से हो रहे थे और आर्थिक परिवर्तन किस तरीके से हो रहे थे। जब हम राजनीतिक परिवर्तनों की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन भी भारत के अंदर भाई 2 तरीके से हो रहे थे। एक वो तरीका जो उत्तर भारत में हो रहा था, यानी कि ऐसे समझने का प्रयास कीजिए इसको, ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है, इस तरीके से कुछ, पहले तो पाकिस्तान वगैरह कुछ नहीं था, ये हमारा भारत है। तो उत्तर भारत के अंदर ये हमारा उत्तर भारत हो गया और ये हमारा दक्षिण भारत हो गया। तो इस वाले इलाके में किस तरीके से परिवर्तन हो रहे थे भारत के अंदर, राजनीतिक परिवर्तन। तो जब हम राजनीतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो उत्तर भारत के अंदर राजनीतिक परिवर्तन किस तरीके से हो रहे थे और दक्षिण भारत के अंदर राजनीतिक परिवर्तन किस तरीके से हो रहे थे। जब उत्तर भारत के राजवंशों की हम बात करते हैं तो हमको इसके अंदर पढ़ना है मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के अलावा हम इसके अंदर 7 वाहनों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं केवल उन राजवंशों के नाम यहाँ पर अंकित कर रहा हूँ जो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वंश थे जो बीच में आते हैं, मैं केवल उन्हीं वंशों को लिखूंगा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे और कुषाण वंश के अलावा हम पढ़ेंगे इसमें गुप्त वंश के बारे में। जब हम दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं दक्षिण भारत के अंदर मुख्यतः हमको 3 प्रकार के राजवंशों के बारे में पता चलता है और वहाँ पर इनको सरदारियों के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जिसमें हम चोलों के बारे में पढ़ते हैं, चोल, चेर, दूसरे हमारे चेर थे और उसके बाद हम पढ़ते हैं पांड्य के बारे में। तो मुख्यतः हम दक्षिण भारत में 3 बड़े बड़े राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें चोल, चेर और पांड्य के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम आर्थिक परिवर्तन की बात करते हैं तो आर्थिक परिवर्तन भी 2 प्रकार से हो रहा था। एक आर्थिक परिवर्तन उन इलाकों में हो रहा था जो ग्रामीण इलाके थे, ठीक है, और दूसरा आर्थिक परिवर्तन उन इलाकों में हो रहा था जो नगर के रूप में डेवलप हो चुके थे। तो दूसरा हम आर्थिक परिवर्तन नगरों में देखेंगे, ठीक है।
तो नगरों में किस प्रकार आर्थिक परिवर्तन हो रहा था और ग्रामीण एरियाज में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा था। तो ये हमारे अध्याय के अकॉर्डिंग, हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग हमको किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं अपने उस समय काल के पास जहाँ पर एक 16 महाजनपदों में एक महाजनपद ऐसा था जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा। अब उसके शक्तिशाली बनने के पीछे के क्या क्या कारण थे, उन सारी चीज़ों के बारे में जानने से पहले एक बार नज़र डालते हैं मगध के इतिहास के ऊपर। तो मगध के बारे में हम बात कर रहे थे। मगध उन साम्राज्यों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। इसके वर्तमान स्थान की अगर हम बात करते हैं तो आज के बिहार में पड़ता है, और इसकी राजधानी जो होती थी प्रारंभ में वो राजगृह होती थी। आगे चलकर नंद वंश के शासनकाल में इसकी राजधानी परिवर्तन करके पाटलिपुत्र कर दिया जाता है, और आज के पटना को ही उस समय क्या कहा जाता था, पाटलिपुत्र कहा जाता था। ठीक है। अगर मगध के प्राचीन इतिहास के बारे में मैं अगर बात करूं, प्राचीन इतिहास के बारे में और बात करूं, तो एक व्यक्ति हुआ करते थे और उन व्यक्ति का नाम था बृहद्रथ। उस व्यक्ति का क्या नाम था, बृहद्रथ नाम के एक व्यक्ति थे। और ये जो व्यक्ति थे ना, बृहद्रथ जो थे, ये महाभारत के समय काल से संबंधित है। यानी कि मगध का संबंध कौन से समय काल से है, जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था। और जो बृहद्रथ थे, इनके पुत्र का नाम था जरासंध। बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम था, जरासंध नाम था इनके पुत्र का। ठीक है। यानी कि जो बृहद्रथ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने एक्चुअल में मगध की नींव डाली थी और पूरी तरीके से मगध को एक तरह से एक पहला वंश बनाया वहां पर, जिसने शासन किया। उसे बृहद्रथ वंश ही बोला जाता था। अब जो बृहद्रथ थे, उनके पुत्र का नाम था जरासंध। भगवान श्री कृष्ण के मामा का नाम क्या था, भगवान श्री कृष्ण के मामा का नाम था कंस। अब जो कंस था, ठीक है, कंस का दामाद था जरासंध। अब श्री कृष्ण ने किसका वध किया था, कंस का वध किया था, नहीं किया था। तो जो जरासंध था वो श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, मतलब वो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, क्योंकि उसने उसके ससुर की क्या की थी, हत्या कर दी थी। वो जरूरी था भी, धर्म के अकॉर्डिंग भी जरूरी था, लेकिन जरासंध श्री कृष्ण को अपना दुश्मन समझता था। और ये व्यक्ति तपस्या वगैरह करके एक भगवान शिव से एक वरदान मांग लेता है, और वरदान मांगकर उसमें वो इतना ज़्यादा विलक्षण शक्तिशाली बन जाता है कि उसको कोई भी हरा ना सके किसी भी युद्ध में। तो इस तरीके से जो जरासंध था वो अब बृहद्रथ के बाद अगला मगध का राजा बनता है। लेकिन आने वाले समय में जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलता है, उस दौरान जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो जो पांडु के एक पुत्र थे, क्योंकि 5 पांडव थे, उनमें से जो सबसे शक्तिशाली थे उनका नाम था भीम, क्योंकि बल में। तो वो भीम के माध्यम से जरासंध के साथ उसका युद्ध करवाते हैं, और वो युद्ध 13 दिनों तक चलता है बिना रुके। 13 दिन तक उनमें युद्ध होता है, और उस युद्ध में भीम जीत जाते हैं और जरासंध हार जाता है। उसके बाद उसके बेटा जो भी होता है उसको राजपाट दिया जाता है। धीरे धीरे स्थिति बदलती रहती है, समय आगे बढ़ता रहता है। अब मगध के ऊपर एक नया वंश आता है, एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है बिंबिसार। उनका नाम क्या होता है, बिंबिसार नाम के एक व्यक्ति होते हैं। ठीक है। और ये मगध को पूरी तरीके से दोबारा डेवलप करते हैं और इसके वास्तविक संस्थापक बन जाते हैं। इसके क्या बन जाते हैं, ये वास्तविक संस्थापक बन जाते हैं। तो याद रखना है, जो बिंबिसार थे ये वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं, किसके, मगध के वास्तविक संस्थापक। ठीक है। और जो ये बिंबिसार थे, ये जिस वंश से संबंधित थे उन्होंने अपने वंश का नाम रखा था हर्यक वंश। हर्यक वंश से ये संबंधित थे और इन्होंने मगध की वास्तविक नींव रखी थी। तो सबसे पहला जो वंश था जिसने मगध पर शासन किया उसका नाम था हर्यक वंश। अब हर्यक वंश के बाद जो अगला वंश आता है शिशुनाग वंश। अब दूसरा वंश जो मगध पर शासन करता है उसका नाम था शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश के बाद जो अगला तीसरा वंश आता है उनका नाम होता है नंद वंश। नंद वंश, यानी कि नंद वंश की जो स्थापना की थी वो की थी महापद्म नंद ने। अब नंद वंश में से ही एक व्यक्ति का नाम होगा धनानंद। क्या नाम होगा उसका, धनानंद नाम के जो व्यक्ति होंगे। अब ये किससे भिड़ जाएंगे, चाणक्य से। अब चाणक्य इनका जीना आराम कर देगा कुछ दिनों बाद। ठीक है। तो इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे हम। अब मगध के शक्तिशाली बनने के पीछे के क्या कारण थे, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मगध था उसके ऊपर क्या हुआ था। मैंने तुमको बताया कि कई प्रकार के उसके ऊपर वंशों ने राज्य किया था। इनमें से उन राजाओं ने जो नीतियां अपनाई थी उन नीतियों के चलते मगध दिन प्रतिदिन तरक्की करता चला गया। तो जो राजाओं की महत्वाकांक्षी नीतियां थी वो नीतियां कहीं ना कहीं मगध की शक्तिशाली का एक कारण बनी। इसीलिए मगध एक उन 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। इसके साथ साथ मगध एक ऐसे स्थान पर
स्थित था, जहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां बहा करती थी और उनके दोआब वहाँ पर स्थित थे, जिसके चलते वहाँ पर काफ़ी अच्छी तादाद में फसल उत्पादन किया जा सकता था, जिसके चलते वहाँ पर किसी भी प्रकार की भुखमरी जैसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा और जितनी भी विशालकाय जो उनकी सेना वगैरह थी उसका भी वो भरण पोषण आसानी से कर सकते थे। तो अच्छी फसल उत्पादन जो उनकी व्यवस्था थी वो भी कहीं ना कहीं मगध को शक्तिशाली बनाने के पीछे उत्तरदायी थी। इसके साथ साथ मगध जिस इस एरिया में था, मैंने आपको बताया कि वो जो बिहार वाला एरिया है पूरा का पूरा, वो झारखंड वगैरह वहीं से निकल कर बने। तो झारखंड वाले एरिया में बहुत बड़ी तादाद में खदानें हैं और उन खदानों में लोहा जैसे जो धातुएं हैं वो पाई जाती है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्वी वो समय था जब लोहे का क्या हो गया था, एक तरह से खोज हो गई थी लोहे का, अब लोगों ने उत्पादन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो मगध के अंदर लोहा प्रचुर मात्रा में था, तो लोहे का प्रयोग है ना, जो लोहे का प्रयोग था वो मगध के अंदर काफ़ी तादाद में, क्योंकि लोहा वहाँ पर मिलना आसान था, तो वो लोग अपने हथियार बनाने में, ठीक है, लोहे का प्रयोग करते थे। अपने औजार बनाने में, खेतीबाड़ी के औजार बनाने में भी लोहे का प्रयोग करते थे। तो कहीं ना कहीं लोहे के प्रयोग ने मगध को क्या बना दिया, शक्तिशाली बना दिया। लोहे का प्रयोग करते थे वो लोग, ठीक है, और क्योंकि वहाँ पर लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था इसलिए उनको उसको ट्रेड भी नहीं करना पड़ता था किसी दूसरे साम्राज्यों से, है ना। इसके साथ साथ मगध जो था वहाँ पर कई प्रकार की नदियां, मैंने तुम्हें बोला कि गंगा नदी बहती थी, गंगा नदी की भी सहायक नदियां वहां पर आकर मिलती थी, तो वो उसको क्या करती थी, व्यापारिक मार्ग प्रोवाइड करवाती थी, एक तरह से एक जल मार्ग प्रोवाइड करवाती थी, क्योंकि पुराने समय में तो जल मार्ग ही सबसे सुगम मार्ग हुआ करता था, तो व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। जो हमारा मगध साम्राज्य था वो व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, जल मार्ग पर, जिसके चलते मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बड़ी तादाद में वन थे, यानी कि जंगल थे, और जंगल से लकड़ी वगैरह काट कर वो लोग नाव वगैरह बना सकते थे, जिससे वो दूर दूर तक क्षेत्रों में जाकर क्या कर सकते थे, जल मार्ग का प्रयोग करके व्यापार वगैरह कर सकते थे। ठीक है, तो वनों की उपलब्ध था, हम कह सकते हैं कि वनों की उपलब्ध था वहाँ पर मौजूद थी बड़े तादाद में। ये भी मगध के शक्तिशाली होने में एक बहुत बड़ा कारण थे, क्योंकि वनों से वो क्या कर सकते थे, वनों से वहाँ पर वनों में हाथी बड़ी मात्रा में पाए जाते थे, तो वो लोग हाथियों को पकड़ कर लेकर आते थे और हाथियों का प्रयोग सेना के रूप में करते थे। अब कोई व्यक्ति हाथी पर बैठकर लड़ेगा और कोई पैदल लड़ेगा तो कौन जीतेगा, चोट लगने के जो आसार है वो किसके ज़्यादा है, जो पैदल लड़ रहा है नीचे खड़ा होके या जो हाथी पर बैठकर लड़ रहा है, जो पैदल लड़ रहा हो उसको तो हाथी ना कुचल दे कहीं। तो वो हाथियों का प्रयोग भी क्या करते थे, वनों में से हाथियां पकड़ कर लाते थे, उनको ट्रेन करते थे और उसको सेना में प्रयोग करते थे। और इनके पास एक विशालकाय स्थायी सेना थी, ठीक है, विशालकाय स्थायी सेना, जो उस समय मगध 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा। उसमें एक सेना का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इतनी बड़ी सेना आज तक भारत के किसी भी 16 महाजनपदों में से किसी पर भी नहीं थी। तो ये वो कारण थे जो मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य या शक्तिशाली महाजनपद बनाने में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 600 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय था, इस समय को एक परिवर्तनकारी समय काल क्यों कहा जाता है, तो इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें हम जानेंगे कि इस समय में मुख्यतः 3 ऐसे बड़े बड़े बदलाव हमको देखने को मिले, जिसके चलते इस समय काल को एक बहुत ज़्यादा परिवर्तनकारी काल की संज्ञा दी गई। तो इस काल के अंदर जो सबसे पहला परिवर्तन हुआ वो हमने देखा कि अब से पहले जितने भी जो साम्राज्य थे या जितने भी जो लोग थे वो जिस तरीके से व्यापार वगैरह करते थे, तो उनके बीच में जो व्यापार करने का जो एक साधन हुआ करता था वो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को दे दिया करते थे, है ना, यानी कि वो बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे, जिसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। लेकिन जैसे ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय आता है, अब लोगों ने व्यापार की सुगम्यता को बनाने के लिए उन्होंने कुछ धातुओं के जो कीमती धातु मानी जाती थी उस समय में, उन्होंने उनके सिक्के ढालना शुरू कर दिए। तो 600 BC के आसपास अब किन का प्रयोग हो जाएगा व्यापार के लिए, सिक्कों का प्रयोग हो जाएगा। तो यही वो समय काल था जब सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, और यही वो समय था जब खदानों में लोहे के अवशेष मिलना शुरू हो गए, यानी कि लोहा मिलना प्रारंभ हो गया। तो लोगों ने इसका लोहे का भी क्या करना शुरू कर दिया, प्रचलन। तो हम कह सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व के समय काल को एक परिवर्तनकारी समय काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय लोहे व
सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। इसीलिए इस समय काल को एक परिवर्तनकारी समय काल के रूप में जाना जाता है, ये हमको याद रखना है। इसके अलावा यही वो समय काल था जिसमें विभिन्न प्रकार की दार्शनिक विचारधाराओं का क्या हुआ था, उदय हुआ था। विभिन्न प्रकार की दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ और इन दार्शनिक विचारधाराओं में हम देखते हैं मुख्यतः उस समय की दो विचारधाराएं, ठीक है, जिसमें से एक को बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है और दूसरा है हमारा जैन धर्म। तो जो दार्शनिक विचारधाराएं उस समय में जन्मी उनमें से एक का नाम था बौद्ध धर्म और एक का नाम था जैन धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म विचारधाराएं और जैन धर्म। जब हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमने गौतम बुद्ध के विचारों के बारे में जाना, ठीक है, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता था। और एक तरफ हम जानते हैं महावीर जैन के बारे में। इस समय काल के अंदर इन दो प्रमुख विचारधाराओं का उदय होता है और इसीलिए इस समय काल को एक परिवर्तनकाली समय काल माना जाता है, ये हमको याद रखना है। इसके साथ साथ जब हम आगे बात करते हैं तो देखते हैं कि 600 BC का ही वो समय काल था जिस समय काल के दौरान गंगा नदी के किनारे कुछ बड़े बड़े महाजनपदों का उदय हुआ और वो जो टोटल महाजनपद थे उनकी संख्या 16 हुआ करती थी। वेरी गुड। तो इसीलिए यहाँ पर 16 महाजनपदों का उदय हुआ, 16 महाजनपदों का उदय, ठीक है। तो ये 600 ईसा पूर्व का जो समय था वो 16 महाजनपदों के उदय के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग कि ये एक परिवर्तनकारी समय काल हुआ करता था। और ये वो कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय काल को एक परिवर्तनकाली समय काल क्यों माना जाता है। हमने देखा कि इसके अंदर एक परिवर्तन हुआ, 16 महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है। अब ये जो 16 महाजनपद थे, इन सभी 16 महाजनपदों का जो हमको वर्णन मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथों में मिलता है, जिनके बारे में हमने कल की क्लास में बात की थी। तो अब हम देखते हैं 16 महाजनपदों की विशेषताओं के बारे में। 16 महाजनपदों की जब विशेषता के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ये 16 महाजनपद थे, ये 16 महाजनपदों की सबसे पहली विशेषता तो ये है कि ये गंगा नदी के किनारे डेवलप हुए थे। सबसे पहली 16 महाजनपदों की विशेषता ये है। इसके अलावा जो ये 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में ज़्यादातर राजाओं का शासन हुआ करता था। कहीं कहीं पर हमको समूह शासन भी देखने को मिलता है, जिनको ओलिगार्की के नाम से जाना गया है इस समय काल में, ठीक है। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, समूह शासन। तो जब 16 महाजनपदों की विशेषताओं के बारे में हम बात करते तो देखते हैं कि यहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था, यानी कि यहाँ पर एक राजा होता था और राजा पूरी तरीके से अपनी प्रशासन को संभालता था, उसको नियंत्रित करता था। तो राजाओं का यहाँ पर शासन था। इसके अलावा राजा जो शासन करते थे वो अपनी शासन करने के लिए, अपने साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी राजधानी का डेवलपमेंट करते थे, ठीक है। तो हर एक 16 महाजनपदों में से हर एक महाजनपद की अपनी अपनी क्या होती थी, एक राजधानी होती थी और उस राजधानी को वो चारों तरफ से क्या करते थे, किले बंद करते थे। तो किले बंद राजधानियां हुआ करती थी। इन 16 महाजनपदों में जो सेनाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी और स्थायी हुआ करती थी। तो हमको स्थायी सेना के बारे में पता चलता है। जब मैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में बात करता हूँ तो 321 से 322 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना जिसने की थी उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था इसका, चंद्रगुप्त मौर्य नाम के व्यक्ति ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और जब इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तो इन्होंने अपने वंश का भी नाम क्या रख दिया, मौर्य वंश। तो अब जितने भी जो लोग आएंगे आगे शासन करने वाले वो कौन से वंश के होंगे, मौर्य वंश के होंगे, ठीक है। जब हम समय काल की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य ने लगभग कितने सालों तक शासन किया था, 150 वर्षों तक इसने शासन किया था। यानी कि 150 सालों तक ये साम्राज्य खड़ा रहा, इतना शक्तिशाली था। 150 साल कम नहीं होते हैं, ठीक है। जब इसके प्रतापी राजा की हम बात करते हैं तो इसका जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था अशोक, ठीक है। इसको सम्राट अशोक के बारे में आपने सुना होगा, इसके नाम के आगे हमेशा सम्राट ही मिलेगा। और भारत की जब हम बात करते हैं तो ये भारत का एक विख्यात राजाओं में, एक प्रसिद्ध राजाओं में ये शामिल है। और अशोक का जो चक्र हुआ करता था आज वो हमारे तिरंगे झंडे के अंदर भी तुम्हें देखने को मिलता है। मैं एक बार फिर से फ्लैशबैक में आता हूँ और वहाँ देखते हैं हमने मगध के बारे में पढ़ा था। हमने किसके बारे में पढ़ा था, मगध के बारे में पढ़ा था। और
मगध अपने आप में क्या था, एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। उस समय में सबसे शक्तिशाली महाजन पदों में कौन हुआ करता था, मगध हुआ करता था। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझो, मान लो ये मैंने मैप बनाया, ये इंडिया का मैप बनाया ये वाला, और इस तरीके से ये वाला जो इलाका था ना, इस इलाके को तक्षशिला के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल, इसको तक्षशिला के नाम से जाना जाता था। और ये तक्षशिला है ना, ये विद्या का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। ये किसका केंद्र होता था, ये विद्या का सबसे बड़ा केंद्र होता था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विद्या केंद्र, ये विद्या का सबसे बड़ा केंद्र होता था। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति थे, और उस व्यक्ति का नाम था कौटिल्य। उस व्यक्ति का क्या नाम था, कौटिल्य। और इस कौटिल्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे चाणक्य, इस व्यक्ति को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, और इस व्यक्ति को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था, अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए, यानी कि विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र होता था। यहाँ पर लोग धनुर्विद्याएं सीखने आते थे, पढ़ने लिखने के लिए। एक तरह से बहुत बड़ा विश्वविद्यालय टाइप का यहाँ पे हुआ करता था। और इस विश्वविद्यालय में जो एक तरह से शिक्षक के रूप में काम करते थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अब होता क्या है कि यूनान के अंदर, ठीक है, इधर की साइड का जो जितना भी एरिया था, ये यूनान वाले एरिया के अंदर आता है। तो यूनान के अंदर एक बहुत बड़ा सम्राट में उदय हुआ, और उस सम्राट का नाम था सिकंदर। यूनान के अंदर क्या नाम था उसका, सिकंदर। और ये विश्व विजेता की प्रतिज्ञा लेकर और सपना लेकर पूरी दुनिया के ऊपर इसने कूच कर दिया, यानी कि चढ़ाई कर दी। और रास्ते में जितने भी साम्राज्य पड़े, जितने भी व्यक्ति या जितनी भी जगह पड़े, उन सबको जीतता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ा। और जब ये आगे की तरफ बढ़ा तो भारत की तरफ भी इसने कूच कर दी, और सिंधु नदी के आसपास ये पहुंचने वाला था। तो उस समय जो हमारे कौटिल्य थे, उनको ये पता था कि अगर एक बार यूनानी आक्रमण भारत के अंदर आ गया तो भारत की जो संस्कृति है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। भारत की धार्मिक आस्थाएं खत्म हो जाएंगी, संस्कृति खत्म हो जाएगी, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस सिकंदर को रोकना होगा, इसके आक्रमण को भारत में आने से पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना होगा। अब इसको रोकना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, इसको रोकने के लिए भारत के अंदर टोटल कितने महाजनपद थे, तो सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर सिकंदर का सामना किया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होना चाहिए, मगध का, क्योंकि मगध सबसे शक्तिशाली था। तो कौटिल्य क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, और उस प्लान के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, वो मगध में जाते हैं, मगध के शासक के पास। और उस समय मगध के अंदर जो शासक था उसका नाम था धनानंद। उसका क्या नाम था, ठीक है, धनानंद नाम का वो एक शासक हुआ करता था मगध के अंदर। जब कौटिल्य वहाँ पर जाते हैं इन सारी सूचनाओं को देने के लिए कि हमारे देश के ऊपर अटैक होने वाला है, तुम्हें इस चीज़ का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और सबको साथ में लेकर उनके साथ युद्ध की घोषणा करनी चाहिए, ताकि अपनी मातृभूमि को हम बचा सकें। जब वो उसके पास जाते हैं तो वहाँ पर धनानंद क्या करता है, नृत्य वगैरह देख रहा होता है, और कौटिल्य क्या करते हैं, सीधे घुस जाते हैं उसके राजमहल के पास, जहाँ पर वो कर रहा होता, जो भी चीज़ें वो देख रहा होता है, नृत्य वगैरह। तो उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है कि जो धनानंद था एक तरह से घमंडी टाइप का व्यक्ति था, एक एटीट्यूड वगैरह था उसके अंदर। तो वो क्या करता है, वो कौटिल्य को जो बोल रहा होता है, कौटिल्य उनको जो भी चीज़ें दे, ज्ञान की बातें उनको बोल रहे होते हैं, वो उनको नहीं सुनता है। और वो अपने एटीट्यूड में आकर क्या करता है, कौटिल्य की चोटी जो शिखा थी उसको पकड़ लेते हैं, और उसको पकड़ के वो उनको अपने राज दरबार से बाहर धक्का देकर फेंक देते हैं, और उनकी बात को नहीं मानते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ एक तरह से अपमानजनक घटना हो गई थी। इससे वो बहुत ज़्यादा शर्मसार हो जाते हैं, उनकी वहाँ पर एक तरह से बेइज्जती हो जाती है सभी के सामने। तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो इसी चीज़ की शपथ लेते हैं कि जब तक मैं अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले लूँगा इस मगध के सम्राट से, मगध नरेश धनानंद से, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे वो अपनी चोटी बांध कर रखते थे, हमने पुराने सीरियल्स वगैरह में देखा है। तो इसके बाद वो क्या करते हैं, वापस तक्षशिला जाते हैं, और वापस जाकर उनका जो शिष्य होता है चंद्रगुप्त, उस चंद्रगुप्त को वो ट्रेंड करते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य ट्रेंड हो जाते हैं तो 321 और 322 ईस्वी के आसपास मगध पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं मगध के ऊपर। और आक्रमण करके उसमें जो मगध नरेश होता है, ठीक है, मगध नरेश को हरा देते हैं। और धनानंद के यहाँ पर क्या हो जाती है,
पराजय हो जाती है, वो हार जाते हैं और मगध वंश पर से अब नंद वंश का शासन खत्म हो जाता है और उसकी जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य अपना वंश स्थापित करते हैं और यहीं से स्थापना होती है मौर्य साम्राज्य की। यहीं से किसकी स्थापना होती है? मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, आक्रमण किसने किया था उस पर 321-22 के आसपास? चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पर आक्रमण किया। तो मौर्य ने ही इसकी क्या की? स्थापना। कब की? 321-22 के आसपास। तुम्हारी किताब के अकॉर्डिंग इसमें डेट दे रखी है 321 ईसा पूर्व, लेकिन ज़्यादातर किताबों में 322 ईसा पूर्व दिया होता है। अगर तुम्हारे ऑप्शंस के अंदर 321 दिए रखा हो तो तुम 321 लगाओगे, और 322 भी दे रखो तब भी तुम 321 लगाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी में 321 ईसा पूर्व दे रखा है तुम्हारी किताब के अकॉर्डिंग। इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें लिख दी हैं। अगर 21 ना दे रखा हो तो 22 ही लगाना है। ठीक है, अगर दोनों दे रखा हो तो क्या लगाओगे? 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये तुमको याद रखना है। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। और चाणक्य को किन किन नामों से जाना जाता है? मैंने यहाँ पर कौटिल्य हो गए, विष्णुगुप्त हो गए, चाणक्य हो गए, इन नामों से। अब इस समय पे जो चाणक्य होते थे वो अब दरबार में रहते थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम उन्होंने रखा था अर्थशास्त्र। उस किताब का नाम क्या रखा उन्होंने? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अबे चाणक्य द्वारा लिखी गई है ना, चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र बुक, नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसके अंदर मौर्य साम्राज्य की राजनीति के बारे में बताया गया है। मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। एकमात्र ऐसी बुक है जिसका नाम तो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र का मतलब, लेकिन इसमें बताया पॉलिटिकल के बारे में है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिलती है। अक्सर क्वेश्चन तुमसे यही पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत लिखी गई अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बता दोगे चाणक्य द्वारा। चाणक्य के शिष्य का नाम बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की। मौर्य वंश या फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। कब की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने? हाँ, याद रखोगे ये सारी चीजें। यहाँ तक की सारी चीजों को हमने पढ़ लिया है। अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में और ज्यादा डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हैं या अवशेष हैं जिनके आधार पर हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मुख्यतः 3 स्रोतों से मिलती है, जिसके अंदर हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से या मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है, तो तुम सबसे पहले बताओगे पुरातात्विक प्रमाण। इसके अलावा हम इसमें पढ़ते हैं समकालीन रचनाएं, इसके साथ साथ पौराणिक ग्रंथ। तो ये वो 3 स्रोत ऐसे हैं जो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्रदान करते हैं। याद रखोगे, मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्रदान करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं? तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले स्रोतों में शामिल है पुरातात्विक प्रमाण, समकालीन रचनाएं और पौराणिक ग्रंथ। जब हम समकालीन रचनाएं और पुरातात्विक प्रमाण इनकी बात करते हैं तो इनमें हम देखते हैं कि तुमने देखा होगा कि जब मौर्य साम्राज्य के वाले हिस्से की खुदाई वगैरह हुई जहाँ पर वो डेवलप था, तो वहाँ पर हमको जो पुरातत्वविद थे उनको कई प्रकार की मूर्तियाँ मिली, है ना। उनको क्या मिली? मूर्तियाँ मिली। मूर्तियों के साथ साथ उनको अभिलेख मिले जो अशोक ने अपने समय में लिखवाए होंगे। अभिलेख मिले, मूर्तियाँ मिली, इसके साथ साथ और मृदभांड जैसी चीज़ें भी मिली उनको, जिनका वो इस्तेमाल करते थे। स्थापत्य कला मिली। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर मिली, है ना। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले स्रोतों में हम पुरातात्विक स्रोतों की जब बात करते हैं तो उसमें देखते हैं पुरातात्विक प्रमाण, जिसमें हम मूर्तियों के बारे में जानते हैं। तो मूर्तियाँ, ठीक है, मूर्तियाँ ये किसके बारे में बताती हैं? मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती हैं। इसके साथ साथ हम इसमें देखते हैं अभिलेख जो अशोक ने खुदवाए थे, ये भी पुरातात्विक प्रमाण है, अभिलेख हो गए। इसके साथ साथ लोह स्तंभ, अशोक ने कुछ लोह स्तंभ गढ़वाए थे जिनके ऊपर धम्म का प्रचार किया था उन्होंने। धम्म के सिद्धांत खुदवाए थे। तो लोह स्तंभ अशोक द्वारा खुदवाए गए थे। इसके साथ साथ हम इसमें देखते हैं मृदभांड भी देखते हैं, कुछ मिट्टी वगैरह के बर्तन वगैरह पाए गए हैं, ठीक है, मूर्तियाँ पाई गई हैं, अभिलेख पाए गए हैं।
इसके साथ साथ देखते हैं स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, ठीक है। तो ये वो पुरातात्विक प्रमाण है जो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्रदान करते हैं। और जब हम समकालीन रचनाओं के बारे में बात करते हैं जो मौर्य साम्राज्य के समय में लिखी गई, तो एक समकालीन रचना के बारे में अभी हमने बात की जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था उसका? हाँ, अर्थशास्त्र। और दूसरी रचना इसका नाम था इंडिका, ठीक है। तो ये कुछ रचनाएं थी जो उस समय लिखी गई थी। जब अर्थशास्त्र के बारे में मैं बात करता हूँ तो अर्थशास्त्र को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था चाणक्य। ये तुम्हें याद रखना है, ये पुस्तक पूछी गई है तुम्हारे से पेपर में। और जब मैं इंडिका की बात करता हूँ तो इंडिका लिखी थी मेगस्थनीज ने। इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। और जो मेगस्थनीज था इसके बारे में भी जान लो। मेगस्थनीज एक सिकंदर का सेनापति था, उसका नाम था सेल्यूकस। क्या नाम था उसका? सेल्यूकस। ये सेल्यूकस का राजदूत हुआ करता था, जिसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के लिए। जब हम पौराणिक ग्रंथों की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः हमको दो प्रकार के ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है। एक बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ हो गए, और इसके साथ साथ जैन ग्रंथ। तो ये वो ग्रंथ थे जिनके माध्यम से हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? अब इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम इसे आराम से कर पाओगे। पूरी बात समझ में आई यहाँ तक की सारी चीज़ें? अब हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था के बारे में। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे। इसके अलावा हम इसके अंदर देखते हैं ये जो साम्राज्य था ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट से लेकर पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांतों तक फैला हुआ था। कई हिस्से इसके अफगानिस्तान में भी गिने जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रमुख व्यापारिक मार्ग और इसके अलावा किलेबंद राजधानियाँ। तो जब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करते हैं और उसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे। और ये जो राजनीतिक केंद्र थे ये प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे। क्या कितने थे? 5 राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे, जिसके अंदर हम इनकी गणना करते हैं, देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला था उसके अंदर पाटलिपुत्र आता है, ठीक है। जो पाटलिपुत्र था ये प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के साथ साथ ये यहाँ की राजधानी भी हुआ करती थी, ठीक है। जो पाटलिपुत्र था मौर्य साम्राज्य की क्या हुआ करती थी? राजधानी भी हुआ करती थी, और ये एक राजनीतिक केंद्र का भी पार्ट हुआ करती थी। इसके अलावा हम इसके अंदर देखते हैं पाटलिपुत्र के अलावा तक्षशिला आता है इसके अंदर, जैनी हो गया और तौसली हो गया। इसके अलावा हम स्वर्णगिरी के बारे में भी पढ़ते हैं। ये स्थान एक ऐसी जगह पर स्थित था जहाँ पर सोने की गुफाएं वगैरह पाई जाती थी, और उसी मार्ग के चलते ऐसे मार्ग पर पड़ता था जहाँ सोने पाया जाता था या सोने की प्रचुरता थी। इसी के नाम पर इसका नाम भी क्या रख दिया गया? स्वर्णगिरी। मतलब ऐसा पहाड़ जिसमें सोना पाया जाता है। स्वर्णगिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़। स्वर्णगिरी, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा। तो ये मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो ये प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे जहाँ से ये इस पर नियंत्रण रखा करते थे। इसके अलावा जो मौर्य साम्राज्य था ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि ये भारत के पूर्वोत्तर से लेकर आज के पाकिस्तान तक फैला हुआ था। तो हम प्रमुख व्यापारिक मार्गों की बात करते हैं तो मुख्यतः यहाँ पर 2 प्रकार के प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, जिसमें एक का है जल मार्ग और दूसरा था स्थल मार्ग। तो ये दोनों प्रकार के व्यापारिक मार्गों का प्रयोग करते थे। जल मार्ग का भी प्रयोग करते थे और स्थल मार्ग का भी प्रयोग करते थे अपने प्रशासनिक क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए। इसके साथ साथ इनकी जो राजधानियाँ होती थी वो किलेबंद होती थी, चारों तरफ से उनको किलेबंद किया गया था, जिसमें हम इसकी राजधानी के बारे में पढ़ते हैं जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को आज के ज़माने में हम क्या बोलते हैं? आज के समय में पटना के नाम से जानते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की जब प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, प्रशासनिक सिस्टम के बारे में जानते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। और इस तरीके से अगर अब प्रशासनिक व्यवस्था के विस्तार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है या उसकी विशेषताओं से संबंधित तो तुम इन पॉइंटों के माध्यम से उसका उत्तर ईजिली दे सकते। तो जब मैं अशोक के बारे में बात करता हूँ तो
ये शंकर की पेटी काली के ट्रक में और काली की पेटी शंकर के ट्रक में हो गई। ये मेरे जो मार्कर है दोनों का ढक्कन चेंज हो गया। चलो, तो सम्राट अशोक के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि जो सम्राट अशोक थे ये मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे। 296 ईसा पूर्व में क्या बनते हैं, सम्राट बनते हैं। और ये लगभग ऐसा माना जाता है कि 296 से लेकर इनका जो समय काल था वो 132 ईसा पूर्व तक रहा। अगर मैं सम्राट अशोक के पिता की बात करूं, सम्राट अशोक के जो पिता थे, इनके पिता का नाम था बिंदुसार। और अशोक के दादाजी का नाम भी हमको याद रखना है कि अशोक के जो दादाजी थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने एक जिसे बोलते हैं कि महायुद्ध लड़ा था, और जो वो युद्ध लड़ा था वो युद्ध लड़ा था कलिंग के खिलाफ। यानी कि इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया था। और कलिंग पर जो आक्रमण किया था वो इन्होंने किया था 261 ईसा पूर्व के आसपास। यानी कि 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग को आज उड़ीसा के नाम से, जो उड़ीसा वाला एरिया है, आधुनिक क्षेत्र उड़ीसा जो है वो पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया और वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में नरसंहार हुआ। और उस नरसंहार को देखकर अशोक की रूह कांप गई और उन्होंने हृदय परिवर्तन करने की सोची। और कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। उसमें कई सारे निहत्थे मासूम लोगों की डेथ हो गई थी, मतलब उनको भी मार दिया गया था, पूरी तरीके से लाशों के ढेर बिछा दिए गए थे। और ये सारी चीज़ों को सोचकर अशोक के हृदय में परिवर्तन आया। ठीक है, और कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने एक धर्म अपना लिया, एक नया धर्म अपनाया, और उस धर्म का नाम था बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। तो अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद क्या अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था 263 ईसा पूर्व में, याद रखना है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया, 261 ईसा पूर्व, 263 बीसी के पास इन्होंने क्या अपनाया, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं कलिंग युद्ध के बाद। क्या, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने विश्व शांति का सपना लिया, विश्व में शांति स्थापना की शपथ ली और कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया। शांति स्थापना की शपथ ली इन्होंने और कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया। ठीक है, सम्राट अशोक ने। और इन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अलग अलग जगहों पर फैलाया। मतलब इन्होंने एक तरह से बौद्ध धर्म का क्या किया, इन्होंने प्रचार किया, बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार किया। अब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए उनके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कई सारे कदम उठाए। जैसे इन्होंने धम्म नामक एक व्यवस्था की स्थापना की, धम्म की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, धम्म एक प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था थी, एक ऐसी संस्था थी जो नैतिक मूल्यों को सिखाया करती थी। नैतिक मूल्यों को समाज में जा जाकर उन लोगों को एक तरह से मॉरलिटी सिखाई जाती थी, वो धम्म के माध्यम से की जाती थी। ठीक है, तो इन्होंने धम्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, उनको और ज़्यादा प्रचार करने के लिए उन्होंने स्तंभ खुदवाए। ठीक है, स्तंभ, और इसके साथ साथ अशोक ने अभिलेख खुदवाए। अभिलेखों के माध्यम से क्या किया इन्होंने, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है, अशोक ने स्तूप बनवाए, स्तूपों का निर्माण करवाया। कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कदम उठाए, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म की स्थापना की, स्तंभ खुदवाए जिसे लोह स्तंभ के रूप में जाना जाता है। कुतुब मीनार में भी एक लोह स्तंभ लगा हुआ है अशोक के समय काल का। ठीक है, अभिलेख खुदवाए इन्होंने, इसके साथ साथ स्तूपों का निर्माण करवाया अशोक ने। और एक और इन्होंने काम किया था, इनकी एक पुत्री थी। ठीक है, और इनका एक पुत्र था, यानी कि इन्होंने अपने एक बेटे और एक बेटी, इनकी बेटी का नाम था संघमित्रा और इनके बेटे का नाम था महेंद्र। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, महेंद्र है, महेंद्र। और इन दोनों को इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था, तो इसीलिए जब हम श्रीलंका के जातीय संघर्ष को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में कौन से धर्म को मानने वाले लोग थे, तो वो श्रीलंका के अंदर भी बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय भी किसको जाता है, अशोक को जाता है। तो ये सारे के सारे काम
किसने किए थे? बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अशोक ने किए थे। तो ये सारी की सारी अशोक की कुछ उपलब्धियां थी। अब हम जानते हैं कि आखिरकार धम्म क्या है, और विस्तार से धम्म के बारे में जानते हैं कि धम्म के लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए थे। धम्म के अंदर उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार पूछा गया है पेपर के अंदर। अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है धम्म के बारे में। तो इसमें 3 चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, इसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर। सबसे पहले हम जानेंगे धम्म का अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि धम्म के कुछ सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, और एंड में हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। जो धम्म था यह नैतिक मूल्यों व सिद्धांतों का एक समूह हुआ करता था। जब हम सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर कई प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं जो मोरालिटी को समाज के अंदर इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, जिसमें बड़ों का आदर करना शामिल है। ठीक है, धम्म का पहला सिद्धांत क्या है भाई? बड़ों का आदर करना। जैसे अपने माता पिता का आदर करना, दादा दादी का आदर करना, मेरा आदर करना। ठीक है, तो मेरा आदर करना है आज के बाद, याद रख लो, धम्म का सिद्धांत है ये, बड़ों का आदर करना। इसके साथ साथ हम इसके अंदर धम्म के और सिद्धांतों के बारे में जब बात करते हैं तो जैसे सन्यासी हो गए, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना, प्रति उदारता, ये भी धम्म का सिद्धांत था। इसके साथ साथ दासों व दासियों के साथ उदार भाव रखना और दूसरे धर्मों का सम्मान करना है। अगर अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धम्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, तो बड़ों का आदर करना, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना, दास व दासियों के साथ उदार भाव रखना, दूसरे धर्मों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, ये सारे के सारे सिद्धांत धम्म के हैं। इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो इसके माध्यम से अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखा, और धम्म का प्रचार करने के लिए जगह जगह पर अशोक ने क्या किया? धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। धम्म को और ज़्यादा फैलाने के लिए इन्होंने क्या किया? लो स्तंभ खुदवाए। जैसे मान लो ये लो स्तंभ है और इसको ऐसे गड़वा दिया ज़मीन के अंदर, इसके ऊपर एक विशेष प्रकार का पेंट किया गया, और उसके ऊपर ये जो सारे के सारे सिद्धांत है, बड़ों का आदर करना, सन्यासियों के प्रति उदार भाव रखना, दासों के प्रति उदार भाव रखना, माता पिता की सेवा करना, ये सारे के सारे सिद्धांत इन खंभों पर उन्होंने खुदवा दिए जगह जगह पर। और ऐसे ही अभिलेखों के साथ भी किया, जिसके माध्यम से इसका और ज़्यादा प्रचार हुआ। तो ये सारे के सारे हमारे अशोक के धम्म के बारे में कुछ विशेषताएं थी, और उसके बारे में कुछ बातें जो हम इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। आज की क्लास को मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ। इसके आगे की सारी जर्नी हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम कुषाण वंश और गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ दक्षिण भारत में जन्मी कुछ प्रमुख सरदारियों के बारे में, जिसमें चोल, चेर और पांड्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है।